हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूपीपीएससी एई 2013 का डिटेल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 10 क्वेश्चन देखेंगे वो होंगे आपके हीट ट्रांसफ़र प्लस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, the temperature of a solid surface is raised from 227 degrees Celsius to 727 degrees Celsius. The emissive power of the body will change from E1 to E2 such that E2 upon E1 is equal to A 400, B 16, C 4000 और D 1600। तो हमें पता है कि आपकी जो एमिसिव पावर होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4। ठीक है, दोनों के लिए हम सेम ही सॉलिड सरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी उसकी एमिसिविटी होगी, जो भी उसका सरफेस एरिया होगा, वो सारी सेम हो जाएंगी। मतलब एमिसिविटी और सरफेस एरिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू T2 पे पावर 4 अपॉन T1 पे पावर 4। ध्यान रखिएगा, जो ये टेम्परेचर दिए गए हैं इनको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 727 प्लस 273 हो जाएगा आपका 1000 और आपका 227 प्लस 273 हो जाएगा 500 टू पावर 4। तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एन ओपेक बॉडी सम ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी इज ए 0, बी 1.0, सी लेस देन 1 और डी ग्रेटर देन 1। तो हमें पता है किसी भी सरफेस के लिए एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविटी का समेशन कितना होता है 1। अगर हम लोग ओपेक बॉडी को कंसीडर करें, ओपेक बॉडी वो होती है जो कि कुछ भी आपकी लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती। ठीक है, मतलब कि रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं होने देती। तो इसके लिए ट्रांसमिसिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और हमारा अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वाटर एट 42 डिग्री सेल्सियस स्प्रेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ एयर at atmospheric pressure, dry bulb temperature of 40 degree Celsius and a wet bulb temperature of 20 degree Celsius. The air leaving the humidifier is not saturated. Which of the following statements is true? A. Air gets cooled and humidified. B. Air gets heated and humidified. C. Air gets heated and dehumidified. और D. Air gets cooled and dehumidified. तो अगर हम लोग इसको देखें कि आपके यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा है कि नहीं। अगर हम इसको स्प्रे करें, साथ में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है वो है कि आपके जो एयर बाहर आ रही है वो सैचुरेटेड नहीं है। इसका मतलब जब हमने स्प्रे किया होगा वाटर को तो इसका मतलब कुछ उसमें मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि इवेपोरेशन होगा वाटर का, तो इसीलिए आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है, इसका मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो ऑप्शन सी और डी ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है प्लस आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब से भी ज़्यादा है वाटर का, तो इसीलिए उसको हीट भी देगी। वाटर जो है वो हीट ट्रांसफर करेगा, सेंसिबल प्लस लेटेंट दोनों। किसको करेगा, आपके ड्राई एयर को। तो इसीलिए एयर जो होगी वो हीट भी होगी प्लस ह्यूमिडिफाई भी होगी। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसे साइक्रोमेट्रिक ग्राफ में देखें तो कुछ इस तरह की प्रोसेस आपको दिखेगी। आपका डीबीटी जो है वो एक्स एक्सिस होती है तो वो इंक्रीज होती रहेगी और आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट किलो जूल पर केजी एट द फॉलोइंग स्टेजेस इज गिवन एज इनलेट ऑफ कंडेंसर इक्वल टू 283, आउटलेट ऑफ कंडेंसर इक्वल टू 116, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर इक्वल टू 232। द सीओपी इज A 2.27, B 2.75, C 3.27 और D 3.75। तो अगर हम लोग इसका pH डायग्राम बनाएं, ये बना लेते हैं हम pH डायग्राम। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो इस तरह का कुछ आपका pH डायग्राम आएगा। ये हो गया 1, 2, 3 और 4। जो 1 पॉइंट है ये आपका एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर है, 2 पॉइंट जो है वो आपका इनलेट ऑफ कंडेंसर या फिर बोल सकते हैं एग्जिट ऑफ कंप्रेसर है, 3 पॉइंट जो है वो आपका हो गया एग्जिट ऑफ कंडेंसर। तो अगर हम लोग सीओपी की बात करें तो आपके सीओपी आ जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। यही होता है सीओपी। होता क्या है आपका, हीट जितनी भी रिमूव की है डिवाइडेड बाय पावर इनपुट।
तो यही आपकी हीट रिमूव कहाँ पे हुई है, इवेपोरेटर में। पावर इनपुट किसको किया है, कंप्रेसर को। इनकी डायरेक्ट वैल्यूज डाल देते हैं। ये हो गई आपकी इनलेट ऑफ कंडेंसर जो है वो हो गया 2, आपका आउटलेट ऑफ कंडेंसर हो गया 3, और आपका एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर हो गया 1। और जो 3 की एंथैल्पी है देख सकते हैं, इसीलिए हमने पीएच डायग्राम बनाया कि जो 3 की एंथैल्पी है वही आपकी 4 की एंथैल्पी है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 232 माइनस 116 डिवाइडेड बाय 283 माइनस 232 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा आपका आंसर 2.27। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर, ए ड्राइबल टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, बी ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, सी ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, और डी ड्राइबल टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। अब अगर हम लोग केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। अब ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कैसा होता है, आपका एक ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है सराउंडिंग में से। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वाटर को अट्रैक्ट करता है सराउंडिंग में से, और इसीलिए आपके जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी एयर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और साथ में जो भी आपका कंडेंसेशन होता है मॉइस्चर का, उसके कारण आपकी जो हीट रिमूव होगी एयर से, वो आप जो भी कंडेंसेशन के लिए हीट रिजेक्ट होगी वो आपकी एयर में जाएगी, और इसीलिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो एयर का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। इसको अगर हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट में बनाएं तो कुछ इस तरह की प्रोसेस बनेगी। ये रही आपकी केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। प्लस आप इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसमें जो एंथैल्पी होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलते आगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगिंस व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट, ए वॉल्यूम, बी एंट्रोपी, सी प्रेशर एंड डी एंथैल्पी। तो हमें क्या पूछा है कि आपका जो भी मॉइस्चर है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम कौन से टेम्परेचर को कहेंगे। ठीक है, तो आपका कंडेंसेशन जब शुरू होता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ये तब करते हैं जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। अगर हम लोग इसको टीएस डायग्राम में देखें, ये है आपका टीएस डायग्राम, कुछ इस तरह का होगा। अभी आपका जो वेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे ऐसे आपने जैसे ही कूलिंग करना शुरू किया, ये है आपका वेपर प्रेशर। जैसे ही आपके यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर लाइन को टच कर गई है लाइन, तभी आपके कंडेंसेशन बिगन हो जाएगा, और इसी को हम लोग कह देंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसीलिए हम कांस्टेंट प्रेशर पे इसको कैरी आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। साथ में जो दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने की है वो है कि आपका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इट इज नथिंग बट दी सैचुरेशन टेम्परेचर एट दी वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। चलते हैं आगे। फॉर एयर विद अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%, ए द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, सी द ड्यू पॉइंट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर्स आर इक्वल, एंड डी द ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे दी गई है जो कि 100% से कम है। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर फाई इज इक्वल टू अगर 100% है तभी आपके ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बराबर होंगे। अदरवाइज हमेशा आपका ड्राई बल्ब जो होता है वो ग्रेटर होता है, और आपका जो वेट बल्ब से ग्रेटर होता है, और वेट बल्ब जो होता है वो आपके ड्यू पॉइंट से ग्रेटर होता है। ये आपके रिलेशन है। तो इसके हिसाब से हम आंसर क्या बोल सकते हैं कि आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट। इन विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इज ए कैपिलरी ट्यूब, बी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, सी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व एंड डी फ्लोट वाल्व। तो एक्सपेंशन डिवाइस क्या है, जो कंडेंसर प्रेशर से आपके इवेपोरेटर प्रेशर को करता है। ठीक है, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले आता है। और ये आपका अगर हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो वो करता है आपका कैपिलरी ट्यूब।
तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। कैपिलरी ट्यूब और किस में यूज करते हैं हम लोग? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू एसआई यूनिट ऑफ ए 1 किलोवाट, बी 2.5 किलोवाट, सी 3.5 किलोवाट एंड डी 5 किलोवाट। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन का टाइम नहीं है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू होता है आपका 3.5 किलोवाट। ये आप लोग याद रख लीजिए, स्टैंडर्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। ये दोनों ही वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किलोवाट याद कर लीजिए या किलो जूल पर मिनट, दोनों ही याद रखिए ताकि कैलकुलेशन भी आपको फास्ट हो जाएंगी। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 75%। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, COP of the reverse Carnot cycle is A 1.33, B 0.75, C 0.33 and D 1.75। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे दी गई है कार्नोट इंजन की। तो कार्नोट इंजन की अगर एफिशिएंसी देखें तो क्या होती है? 1 माइनस टी हाई टेम्परेचर अपॉन टी लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, यही होती है हमारी कार्नोट एफिशिएंसी। तो अगर इसको हम लोग और एक्सपेंड कर लें तो TH माइनस TL अपॉन TH। अगर हम लोग COP ऑफ हीट पंप देखें, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप देखें तो वो क्या होता है? हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। इट इज नथिंग बट जस्ट रिवर्स ऑफ आपकी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू 1.33। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। जो इसमें डाउट आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल को रेफ्रिजरेटर साइकिल कंसीडर करें या फिर हीट पंप। तो अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर का देखें COP कोई भी चीज़ की क्या होती है? आपकी डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, COP होता है आपका डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका अगर रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रखना, जो भी आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर रखना। और जब क्या आपका हीट पंप का क्या होता है? हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट है कि आपका जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे हाई टेम्परेचर रखना। हीट पंप हम लोग सर्दियों में यूज करते हैं गर्म करने के लिए घर को, और रेफ्रिजरेटर तो आप लोग सर्दियों में ज्यादातर देखते ही हैं यूज करते हैं ठंडा पानी वगैरह रखने के लिए। अब कार्नोट इंजन को अगर आप लोग रिवर्स कर देंगे तो कार्नोट इंजन तो आपका वर्क कर रहा है, यहाँ पे एक सोर्स होता है जो कि हाई टेम्परेचर होता है, ये हो गया आपका सोर्स। यहाँ पे आपका हीट इंजन वर्क कर रहा है, कुछ वर्क प्रोड्यूस हुआ और आपके लो टेम्परेचर या फिर सिंक में गया। अब ये जो सिंक होता है यही आपका एटमॉस्फेयर है। तो अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है आपका, जब हम इसे रिवर्स कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और ये आपका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एटमॉस्फेयर से आप लोग हाई टेम्परेचर रख रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है? एटमॉस्फेयर से कम रखना। जबकि हीट पंप का इफेक्ट क्या है? आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा रखना। तो इसीलिए अगर हम इसे देखें तो आपका ये हीट पंप बनता है, ना कि आपकी रेफ्रिजरेटर। इसीलिए हम लोग COP हीट पंप का कैलकुलेट करेंगे, ना कि रेफ्रिजरेटर का। सो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे होते हैं आपके ख़त्म। आगे हम देखेंगे अगले 10 क्वेश्चन और।